सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से आरी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें तय हैं, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख। नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साकेत क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे और साथ साथ में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। हम जानेंगे कि साइन 90 अंश माइनस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा और टेन 90 अंश माइनस थीटा, इन सब त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न का पहला सवाल दिया हुआ है कि 2 tan 30 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होगा। तो 2 हमें पता है कि tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और 1 + tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3। तो ये ऊपर हो गया 2/√3, नीचे का हल करते हैं। 3 एकम 3 धन 1 4, 4/3। इसके अंश से इसका अंश कटा तो 2 2 दूनी 4। √3 से अगर हम 3 में भाग करें तो √3 बार जाएगा, यानी कि √3 बचेगा। √3 ऊपर जाएगा, आएगा कितना √3 बटे में 2 एकम 2। एक √3 था, इस √3 से हमने 3 को काटा, क्योंकि हमें पता है कि √3 का जब भी 2 बार गुणा होगा तो 2 बार गुणा होने पे ये कितना आता है 3। अब अगर हम इसमें √3 से भाग करें, अगर हम √3 से भाग करें तो अपने पास बचेगा क्या √3। तो √3 से इस 3 में भाग किया, कितना बचा √3, ऊपर गया √3/2। तो 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान हुआ √3/2। दूसरे प्रश्न की बात करें, 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। तो 1 - tan 45 अंश का मान 1, 1 का स्क्वायर बटे में 1 + tan 45 अंश का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। ऊपर 1 - 1, नीचे 1 + 1, तो 1 में से 1 निकाले बचा 0 बटे में 2, तो इसका मान कितना आ गया 0। दूसरे का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सिद्ध होता है जब कोण a का मान हो। तो कोण a का मान पूछ रहा है कि आखिर कोण a के किस मान पर जो मान sin 2a का होगा वही मान 2 sin a का होगा। तो ऐसी स्थिति केवल एक ही जगह बनती है और वो है कि 0 अंश पे, यानी कि अगर यहाँ पे हम a का मान, यदि a का मान 0 अंश रखें तो जो मान sin 2a का आएगा, जो मान sin 2a यानी कि sin 2 × 0 यानी कि sin 0 अंश का मान आया 0, वही मान 2 sin a यानी कि 2 × sin 0 अंश, a का मान हमने 0 रखा है यहाँ भी, तो इसका भी मान कितना आएगा 0। केवल एक ही स्थिति ऐसी आएगी कि जब a का मान रखोगे यहाँ पे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, और वो है कोण न्यून कोण का मान 0 अंश। 0 अंश पे sin 2a का मान भी 0 होगा और 2 sin a का मान भी 0 होगा। बाकी किसी भी कोण के लिए इसका मान बराबर नहीं होने वाला है। तो a स्थिति है 0 अंश के लिए, तो a का मान हो जाएगा अपना 0 अंश। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 के तीनों प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इसका, 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। चौथे में मान निकालना है 2 tan 30 अंश बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, 1 -
tan स्क्वायर 30 अंश। तो 2 tan 30 अंश का मान 1/√3 बटे में 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3, इसका स्क्वायर किया तो ये मान आया 2/√3 और बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में √3 का स्क्वायर 3। इसे हल करते हैं तो इसका मान निकालें तो ये 2/√3 और बटे में 3 एकम 3 और 3 में से 1 निकलेगा, बचेगा 2/3। तो इस 2 से ये 2 कटा, √3 से इसमें भाग करेंगे तो √3 जाएगा, जो कि ऊपर जाएगा अंश के साइड, तो मान कितना आएगा √3। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 के चारों प्रश्नों को हल कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दिया हुआ है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है tan a + b बराबर √3। अब हमें पता है कि tan 60 अंश का मान होता है √3, यानी कि अगर ये दोनों कोणों का योगफल या ये कोण जो कि a + b दिया हुआ, अगर ये 60 अंश हो तो हमें पता है कि tan 60 अंश का मान कितना आएगा √3। यानी कि अगर tan a + b का मान √3 दिया हुआ है तो a + b किसके बराबर रहा होगा? a + b होगा 60 अंश के बराबर, क्योंकि 60 अंश का मान ही होता है √3। अच्छा, tan a - b का मान दिया हुआ है कितना? 1/√3। और हमें पता है कि tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, यानी कि a - b का मान कितना होना चाहिए? 30 अंश होना चाहिए, तब जाके tan 30 अंश का मान 1/√3 होगा। अब दो चीज़ें a और b दोनों के बीच का संबंध के रूप में हमें 2 समीकरण मिले हैं, हम इन दोनों को हल कर सकते हैं। तो ये अपना समीकरण 1 हो गया, ये हो गया 2। यानी कि a और b ऐसे हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 60 अंश आएगा, एक में से दूसरे को घटा दें तो 30 अंश आएगा। तो हल कर लेते हैं, तो दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो +b और -b a कैंसिल हो जाएगा, एक a और एक a 2a जुड़ जाएगा। तो दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं, a + b बराबर 60 अंश और a - b बराबर 30 अंश। ये अपना दोनों समीकरण 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण के रूप का ही है, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ मैं विलोपन विधि से हल कर देता हूँ। तो ऊपर वाले समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे या जोड़ लेते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो a b कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2a बराबर 60 30 90। तो a का मान कितना आया 90, इधर का 2 बटे में आएगा, कितना आया 45 अंश। a का मान आया 45 अंश, यानी कि पहला कोण हो गया अपना 45 अंश। अब b का निकालना है तो किसी भी एक समीकरण में a का मान रख के b का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण a का मान 1 में रख दें, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 45 + b बराबर 60 अंश, तो b बराबर 60 - 45 यानी कि कितना 15 अंश। तो दूसरा कोण हो जाएगा अपना 15 अंश। तो a + b का मान यानी कि 45 + 15 60 हो जाएगा, और a - b यानी कि 45 - 15 30 हो जाएगा। तो a और b के मान हो गए 45 अंश और 15 अंश। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें सत्य और असत्य बताना है और अपने कारण की पुष्टि भी करना है कि आखिर ये सत्य क्यों है या ये असत्य क्यों है। तो पहला दिया हुआ है कि sin a + b बराबर sin a + sin b। दिया हुआ है कि sin a + b का जो मान होता है वही मान sin a धन sin b का होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो a और b 2 कोण हैं, तो मान लेते हैं कि कुछ भी मान ऐसे ही मान लेते हैं। तो मान लेते हैं a का मान कितना 30 अंश, a का मान 30 अंश। b का मान कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं b का मान हो गया
60 अंश, बी का मान 60 अंश। अपने मन से कुछ भी लेकर इन दोनों साइड में हम ए और बी के मान रखें और चेक करें कि क्या दोनों बराबर आते हैं। अगर दोनों बराबर आते हैं तब तो सत्य है, अगर नहीं बराबर आते तो ये असत्य होगा। तो हमने ए बराबर कितना मान लिया 30 अंश, बी बराबर मान लिया 60 अंश। तो इसका बायां पक्ष हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि ए का मान 30 लिख लिए और बी के लिए हमने कितना मान लिया है 60, तो बी का मान 60। तो ए मान हो जाएगा साइन 60 30 90, और हमें पता है कि साइन 90 अंश का मान होता है 1। जरा इधर वाले में रख के हल करते हैं। तो साइन ए के लिए हमने कितना माना 30 अंश और बी के लिए कितना माना 60 अंश, तो साइन 60 अंश। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान हुआ, साइन 30 अंश का मान हुआ 1/2 और साइन 60 अंश का मान हुआ √3/2। इनको जोड़ते हैं तो 1 प्लस √3/2। इसको जोड़ेंगे भी तो एक तो नहीं आने वाला, क्योंकि 1 प्लस है 1 से अधिक ही है, तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं। मतलब कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, जो संबंध दिया हुआ है, ये क्या है असत्य है। अगर ये सत्य होता तो ए और बी के किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष हमेशा बराबर आते। तो एक अपना हो गया ये असत्य दिया हुआ है। दूसरे के लिए बात करें तो दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर हम न्यून कोण का मान बढ़ाएं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अच्छा, एक मान लेते हैं अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, इसके इस कोण को थीटा मान लेते हैं। अच्छा, अगर हम ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी होगा, अगर हम इसके लिए साइन थीटा का मान लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर आएगा ए बी यानी कि लंब और बटे कर्ण, कर्ण में यानी कि ए सी। अगर हम इस थीटा के मान को बढ़ाएं, यानी कि ये जो कर्ण है जो कि अभी थीटा कोण बनाए हुए है, थीटा का मान बढ़ाने के लिए हम इसको ऐसे घुमाएंगे। थीटा का मान बढ़ाने के लिए हम इस कर्ण को घुमाएंगे, यानी कि मान लेते हैं कर्ण को घुमा के इतना कर दिया और थीटा का मान बढ़ा दिए, तो अब कर्ण कुछ ऐसे जाएगा और इस कर्ण में वृद्धि होने के वजह से लंब के मान में हो जाएगी वृद्धि। अब लंब के मान में वृद्धि हुई तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे लंब के मान में भी वृद्धि होगी। थीटा का मान बढ़ेगा तो उसके सामने वाली भुजा जो कि लंब होती है उसकी लंबाई भी बढ़ेगी और लंब के मान में वृद्धि होने के साथ ही साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। हम देखते भी हैं कि साइन जब थीटा का मान 0 अंश होता है तो साइन 0 अंश का मान 0, थीटा का मान 30 अंश हुआ यानी कि साइन 30 अंश का मान, थीटा 0 अंश से बढ़ के 30 अंश हुआ तो इसका मान हो जाता है 1/2। साइन का 45 अंश हुआ, थीटा का मान और बढ़ा है तो इसका मान और बढ़ जाता है 1/√2। हम इसमें और ज़्यादा वृद्धि करें तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, वृद्धि हुआ। 90 अंश का मान बढ़ के कितना हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान हो जाता है 1। तो 0 से लेकर 90 अंश तक अगर हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, लेकिन ये केवल न्यून कोण के लिए ही होता है, यानी कि 90 अंश तक ही बढ़ेगा। 90 अंश से जैसे ही अधिक लेके जाएंगे हम थीटा का मान, साइन थीटा का मान फिर से घटने लगता है, 180 अंश पर आकर शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ बात न्यून कोण की ही हो रही, तो इसलिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये बात सत्य है। चलिए देखते हैं तीसरे और चौथे कथन को। तीसरा कथन दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है कि थीटा के मान में अगर वृद्धि हो तो उसके साथ साथ ही कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी कि अगर अपने पास एक समकोण त्रिभुज हो जिसमें न्यून कोण के मान में अगर हम वृद्धि करें, जो कि थीटा के मान में अगर हम वृद्धि करें, तो इसमें वृद्धि होने के साथ साथ जो कॉस थीटा यानी कि आधार और कर्ण का अनुपात है उसके मान में भी वृद्धि होगा।
तो ज़रा सा हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज है अपने पास थीटा, इसका न्यून कोण मान लिए ABC। अगर हम इसका न्यून कोण बढ़ाएं, यानी कि इस कर्ल को हम ऐसे घुमाएं, तो इसके थीटा के मान में वृद्धि होगा, यानी कि मान लेते हैं कर्ल को घुमा के यहाँ पहुँचा दिए। अब अगर कर्ल की लंबाई उतनी ही है, अगर कर्ल की लंबाई उतनी ही रहे, तो इससे जो लंब डालेंगे, इससे जो लंब डालेंगे तो आधार का मान छोटा हो जाएगा। पहले आधार इतना था, अब आधार का मान इतना हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम थीटा के मान में वृद्धि करेंगे, अगर कर्ल को सेम रखें, कर्ल की लंबाई सेम रहे, तो आधार का मान छोटा होने लगेगा, क्योंकि कर्ल के सिरे से जैसे ये लंब डालेंगे तो पहले यहाँ तक लंब इतनी दूरी थी लंब आधार की, अब हम कर्ल के सिरे से लंब डालेंगे तो आधार की लंबाई इतनी ही बची। अगर कर्ल का मान बढ़ा भी दें, कि कर्ल का मान बड़ा कर दें, क्योंकि अगर पहले ही स्थान पे आपको लंब डालना है, अगर हम कर्ल का मान बड़ा भी कर दें, तो अब कर्ल की लंबाई पहले यहीं तक थी, अब हमने कर्ल की लंबाई को बढ़ा दिया। भले ही हमने जहां अब लंब डाला है उससे उसकी वजह से आधार की लंबाई पहले जितनी रही, लेकिन अब पहले कर्ल इतना था, अब कर्ल की लंबाई बढ़ गई। हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ल। अगर हम कर्ल की लंबाई को सेम रखते हैं, ये थीटा, हम थीटा के मान में वृद्धि करें, थीटा को बढ़ाएं। अगर हम कर्ल की लंबाई इतनी ही रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो उससे लंब डालेंगे तो आधार को जितनी दूरी पर काटेगा, इस आधार की लंबाई छोटी हो जाएगी। पहले आधार इतना था, अब आधार इतना हो जाएगा। और अगर आधार का मान कम होगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। अगर हम कर्ल की लंबाई को कर्ल की लंबाई को बड़ा कर लें, अगर हम कर्ल की लंबाई को बड़ा कर रहे हैं और फिर उससे लंब डाल रहे हैं, तो पहले जितना ही आधार रहेगा, लेकिन अब कर्ल की लंबाई बड़ा हो गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ल। आधार पहले जितना ही रहा, लेकिन इस बार हमने कर्ल को बड़ा कर दिया, और कर्ल यानी कि हर का मान बड़ा हुआ तो पूरी भिन्न का मान घटने लगता है, यानी कि कॉस थीटा का मान घटेगा। तो थीटा के मान में जैसे वृद्धि करते हैं वैसे कॉस थीटा के मान में कमी होती है। हम देखते भी हैं कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों पर हम नज़र डालें तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, जो कि 1.732 बटे में 2, यानी कि 0.866 के लगभग आता है। कॉस 45 अंश का मान, 45 अंश की बात करें तो 1/√2, यानी कि ये 0.7 0.7 के लगभग आता है, 0.707। अब कॉस 60 अंश की बात करें तो इसका मान आता है 1/2, यानी कि 0.5, और कॉस 90 अंश का मान आता है 0। तो जैसे ही हम 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 हुए, तो इसका मान भी 1 से घटकर हो गया 0.866, और फिर 0.8 से घटकर 0.7 पे हुआ, 0.7 से घटा 0.5 पे, और घट के 0 हो गया। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ ही कॉस थीटा के मान में कमी होती है। तो यानी कि ये कथन अपना क्या दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है। ये कथन अपना असत्य है, क्योंकि थीटा को अगर हम बढ़ा रहे हैं और अगर हम कर्ल की लंबाई को सेम रख रहे हैं, तो आधार की लंबाई कम हो जाएगी, और आधार की लंबाई कम होगी तो कॉस थीटा का मान घटेगा। अगर हम आधार की लंबाई को सेम रख रहे हैं तो कर्ल की लंबाई हमें बढ़ानी पड़ेगी, और कर्ल की लंबाई बढ़ाएंगे तो उससे भी हर का मान बढ़ा, तो यानी कि पूरे की पूरे भिन्न का मान छोटा होगा, यानी कि कॉस थीटा का मान घटेगा। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में
कमी होती है, यानी कि जो अपना कथन दिया हुआ है कि थीटा के कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, असत्य दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसा तो नहीं होता, केवल और केवल एक ही कोण है जब साइन थीटा और कॉस थीटा सबके मान, साइन थीटा का जो मान होता है वही मान कॉस थीटा का भी होता है, और ऐसा होता है केवल और केवल 45 अंश पे, क्योंकि 45 अंश पे जितनी लंब की लंबाई होती है उतनी ही आधार की लंबाई होती है। अगर अपने पास एक समकोण त्रिभुज हो जिसका न्यून कोण 45 अंश ए है, तो ये भी 45 अंश होगा, और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि इसके सामने की भुजा इसकी लंबाई जितनी होगी उतनी ही इसकी भी लंबाई होगी। अब यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालें तो आधार बटे कर्ण, और यहाँ से साइन थीटा का मान निकालें तो लंब बटे कर्ण, दोनों मान सेम आने हैं। तो थीटा बराबर 45 अंश पर साइन थीटा का बराबर कॉस थीटा होता है, और दोनों ही 1/√2 आता है। बाकी और किसी भी मान के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी मानों के पर, तो ये अपना असत्य दिया हुआ है। कह रहा है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 अंश पे कॉट ए परिभाषित नहीं है। अगर हम बात करें कि कॉट ए बराबर क्या होता है, तो हमें पता है कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए का मान 0 अंश और साइन 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान होता है 1, जबकि साइन 0 अंश का मान 0, और ये स्थिति होती है अपरिभाषित की कि 0 से 1 में भाग करना है, कितना आएगा पता नहीं, अपरिभाषित या इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए का मान, आप ए दिया हुआ है, ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए आप परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, जो कि सही दिया हुआ है। तो ये सत्य दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 पूरा कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सारे प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखा है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, यानी कि साइन 90 अंश माइनस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा, इन सब के मान क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये पूरक कोण क्या होते हैं। तो दो ऐसे कोण जिनको अगर हम जोड़ें और जोड़ने के बाद उनका योगफल 90 अंश आए, तो ऐसे दो कोणों को हम लोग कहते हैं पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि 60-30, 70-20, 40-50, 45-45, ऐसे भी दो कोण जिनको अगर हम जोड़ें और उनका योगफल 90 अंश आता है, तो ऐसे दो कोणों को हम लोग कहते हैं पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो पूरक कोण क्या होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी बात करें। या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है। जैसे कि 60 और 30, अगर हम 60 और 30 को जोड़ें तो कितना आएगा 90। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, यानी कि 60 अंश का पूरक 30 अंश, 30 अंश का पूरक 60 अंश, 50 और 40, इनका भी योगफल कितना होगा 90 अंश। 50 अंश का पूरक 40 अंश, 40 अंश का पूरक 50 अंश। तो जो भी दो कोण हैं, जैसे कि 35 अंश प्लस 55 अंश, इन दोनों को जोड़ें कितना आएगा 90। तो ये एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे।
तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यानी कि दो कोण अगर ए और बी हैं और इनका योगफल 90 अंश है तो ए और बी एक दूसरे के पूरक कोण हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, एक समकोण त्रिभुज में हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है यानी कि समकोण होता है और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। अगर एक समकोण त्रिभुज बना लिए हम ए बी और सी, तो इसमें ये तो 90 अंश हो गया। बाकी हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि इसका योगफल प्लस इसका योगफल और इसका योगफल तीनों मिला के 180 अंश होगा। अब अगर ये अकेले 90 अंश हो चुका है तो शेष इन दोनों का योगफल 90 अंश होगा, तब जाके तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो अगर कोण भी 90 अंश है इस त्रिभुज में तो हमें पता है कि ए और सी एक इन दोनों का योगफल कितना होगा 90 अंश। कोण ए और कोण सी का योगफल कितना होगा 90 अंश। मतलब कि कोण ए और कोण सी ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोण ए का पूरक कोण सी और कोण सी का पूरक कोण ए। यानी कि अगर ये 60 अंश का होगा तो ए 30 अंश का होगा, ए 45 अंश का होगा तो ए 45 अंश का, ए 50 अंश का तो ए 40 अंश का। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो दोनों न्यून कोण होते हैं वे हमेशा एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो अब अगर हम लोग एक त्रिभुज में बात करें, एक समकोण त्रिभुज में, अपने पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण भी समकोण है। तो इसमें हमें पता है कि ए प्लस सी का मान कितना होगा 90 अंश। इन दोनों न्यून कोण का योगफल 90 अंश होगा, क्यों कि बी अकेले 90 अंश है। 180 अंश पूरा करने के लिए दोनों का योगफल 90 अंश होगा। अगर यहाँ से हम सी का मान निकालें तो सी बराबर कितना आएगा, सी बराबर आएगा 90 और ए का पक्षांतर करेंगे तो माइनस ए। तो कोण सी का मान कितना आएगा, 90 में से ए को घटा दें तो सी का मान आएगा। यानी कि अगर ये कोण ए हुआ ये कितना होगा, इस कोण का मान कितना होगा 90 माइनस ए। ए और इस सी का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। अब बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की। अगर हम यहाँ से साइन का मान निकालें कि साइन ए बराबर कितना आएगा, तो साइन लंब और कर्ण का अनुपात न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी कि बी सी, लंब का मान कितना बी सी बटे कर्ण का मान कितना ए सी। साइन ए का मान बी सी बटे ए सी। और कॉस ए का मान निकालें, कॉस सी का मान निकालें हम, कॉस सी। इस न्यून कोण के लिए बात करें तो हमें पता है कि कॉस होता है आधार और कर्ण का अनुपात। इस वाले न्यून कोण के लिए आधार भुजा हो जाएगी बी सी, तो बी सी बटे में कर्ण ए सी। कोण सी के लिए बात करें तो कोण सी का मान कितना है 90 माइनस ए। तो कोण सी के लिए हम लिख सकते हैं कि उसका भी आखिर मान कितना है, चाहे कोण सी कहें चाहे उसके मान को हम 90 माइनस ए कहें, क्योंकि सी किसके बराबर है 90 माइनस ए के। तो 90 माइनस ए बराबर बी सी बटे ए सी। जो मान साइन ए का है बी सी बटे ए सी वही मान कॉस 90 माइनस ए का है बी सी बटे ए सी। यानी कि जो मान कॉस 90 माइनस ए का है वही मान साइन ए का है। तो कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। यानी कि अगर कॉस के साथ कोई कोण लिखा हुआ है तो उसका कॉस के लिए मान उस कोण के पूरक कोण का साइन के मान के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। यानी कि 90 में से जो भी घटा के हम लिखे हैं वही मान किसके साथ आता है, साइन के साथ। यानी कि कॉस 90 माइनस 45 साइन 45 होगा, कॉस 90 माइनस 60 साइन 60 होगा, कॉस 90 माइनस 10 साइन 10 होगा। इसी तरीके से हम लोग बात करें, अगर हम यहाँ से बात करें कि कॉस ए आधार और बटे कर्ण, आधार का मान ए बी
और कर्ण का मान AC। और साइन सी के लिए बात करें, साइन सी, तो साइन सी इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि AB बटे में कर्ण AC। सी का मान है कितना, 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए बराबर कितना, AB बटे में AC। तो अब अगर हम लोग देखें कि जो मान कॉस ए का है AB बटे AC, वही मान साइन सी का है AB बटे AC, यानी कि इस तरफ से इस न्यून कोण के लिए जो मान कॉस का होगा, इस न्यून कोण के लिए वही मान साइन का होगा। तो साइन सी का मान AB बटे AC, तो साइन 90 माइनस ए कितना है, AB बटे AC, और कॉस ए का मान AB बटे AC, यानी कि साइन 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, यानी कि 90 में से जो भी कोण घटा के लिखते हैं वही बराबर किस में आता है, कॉस के साथ। यानी कि साइन 90 माइनस 63 कॉस 63, साइन 90 माइनस 27 कॉस 27, साइन 90 माइनस 50 कॉस 50 होने वाला है। ऐसे अगर हम tan के लिए बात करें कि tan ए बराबर कितना होगा, तो tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना BC, लंब कितना BC, आधार कितना AB, ये tan ए हुआ। अगर हम cot C के लिए बात करें कि cot C का मान कितना होगा, तो आधार बटे लंब, कोण C के लिए आधार BC और लंब सामने वाली उसकी भुजा AB। C को फिर से हम 90 माइनस से लिख सकते हैं, तो cot 90 माइनस A बराबर BC बटे AB। जो मान tan ए का वही मान cot 90 माइनस ए का, यानी कि tan ए बराबर cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए किसके बराबर, tan ए के। ऐसे ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि tan 90 माइनस ए बराबर cot ए। तो cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए, साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए, cot 90 माइनस ए बराबर tan ए, और tan 90 अंश माइनस ए बराबर cot ए। अगर हम इनके व्युत्क्रमों की भी बात करें कि साइन के व्युत्क्रम यानी कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉसेक 90 अंश माइनस ए बराबर होगा कॉस का व्युत्क्रम सेक ए, कॉस 90 अंश माइनस ए यानी कि सेक 90 अंश माइनस ए का व्युत्क्रम साइन का व्युत्क्रम कॉसेक ए। कॉट 90 अंश माइनस ए का मान कितना था, tan ए, तो कॉट के व्युत्क्रम यानी कि tan 90 अंश माइनस ए का मान कितना, कॉट ए। तो सभी को एक साथ लिख लेते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, उसके बाद tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरीके से कि 90 अंश से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोगों ने ज्ञात किया। जैसे थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का जो मान वही मान कॉस थीटा का, कॉस 90 अंश माइनस थीटा का मान जो होगा वही होगा साइन थीटा का। जैसे क्वेश्चन की बात करें कि साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान बताओ, साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान बताओ। तो हम ध्यान से देखें तो 18 अंश का पूरक कोण होता है 72 अंश, या 72 अंश का पूरक कोण होता है 18 अंश। इनमें से किसी एक को हम उसके पूरक कोण के रूप में लिख लेते हैं। जैसे साइन 18 को हम लिख सकते हैं कि साइन 18 को लिखें 90 माइनस 72, तो 90 में से 72 घटाएंगे 18 आएगा।
तो हमने 18 अंश को लिख दिया 90 माइनस 72 और नीचे बचा कॉस 72 अंश। और हमें पता है कि साइन 90 माइनस 72 साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, यानी कि 90 में से जो भी मान घटा के लिखा होता है वही कॉस के साथ आता है। तो साइन 90 माइनस 72, तो 90 में से 72 घटा के लिखे हैं तो इसका मान कितना आएगा कॉस 72 और बटे में कॉस 72 और एक कैंसिल हुआ, इसका मान आया 1। तो साइन 18 बटे कॉस 72 का मान आ गया 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधों को समझा। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगली प्रश्नावली की। तो तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।